तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको रिडक्शन ऑफ टोलन रिएजेंट और रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन बताया। असल में 12th जो CBSE का सिलेबस है उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता, फिर भी एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे मैं आपको इसमें बता रहा कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है उसका भी रिडक्शन होता है एल्डिहाइड्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, सिर्फ एल्डिहाइड्स के द्वारा। तो मैं आपको सोचा कि ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फैलिंग सॉल्यूशन, जो आपने इससे पहले फैलिंग सॉल्यूशन की स्टडी करी इससे पहले वीडियो में, तो आपने देखा था उसमें एक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ए प्लस और कहीं का सॉल्यूशन था उसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये सॉल्यूशन था। तो इनसे क्या बना था, ये फैलिंग सॉल्यूशन फॉर्म हुआ था इनसे, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी से। ठीक है, तो इसमें जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं। फैलिंग सॉल्यूशन में और इसमें प्रोसेस सेम है, ये ही बनेगा। यहाँ पे भी क्यूप्रस आयन और 5OH नेगेटिव है, जो रहेगा यही टोटल। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसकी जगह अदर सॉल्यूशन आ जा। कौन सा आ जा आप यहाँ देख लो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। कभी अगर एक नंबर में पूछ लिया जा तो ये भी, इसमें दो सॉल्यूशन होंगे, इसमें भी ए और बी। ए तो क्या होता है कॉपर सल्फेट ही, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन जो बी होगा यहाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह क्या ले लिया जाएगा, इसमें सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम सिट्रेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है और फैलिंग सॉल्यूशन है उसमें मेन डिफरेंस क्या है वो आपके सामने हमने लिख दिया। ठीक है, ये तो फैलिंग सॉल्यूशन है और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है जो आपके सामने अभी दिख रहा। कॉपर सल्फेट कॉमन है, ए तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो बी है उसमें एल्केलाइन सॉल्यूशन लिया जा सोडियम सिट्रेट का। आयंस जो होंगे क्यूप्रस आयन वो सेम होंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि जो रिएक्शंस हैं इनकी वो सेम है, वो ही आएंगे इसमें भी। क्यूप्रस आयन और सिट्रेट आयन का क्या होगा बच्चों, ये एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं का है ये किसका है, क्यूप्रस आयन और सिट्रेट आयन का क्या होगा बच्चों, ये एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा। तो दोनों में सेम आयंस हमें गेन होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, रोसेल सॉल्ट होगा यहाँ तो, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर विद कॉपर सल्फेट। तो सिर्फ आपको ये डिफरेंस याद रखना है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, नहीं तो रिएक्शन सेम है। रिएक्शन सेम है, वही रेड क्या होगा बच्चों, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यहां देख लें सभी, CH3 RCHO लिख लो, एल्डिहाइड है। ठीक है, आपके सामने एल्डिहाइड है RCHO। आर क्या होता है हम आपको बार बार बताते हैं, इसकी जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप है प्लस Cu2 पॉजिटिव
5OH नेगेटिव एल्किलाइन सॉल्यूशन है। हमने वहाँ पे क्या लिखा था ऐसे, फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे कहीं से रोसेल साल्ट और कॉपर सल्फेट के मिक्सचर से बना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये बस डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी मेथड सारा सेम है। ये रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनेगा PPT, ठीक है बच्चों, और प्लस H2O फॉर्म होगा। बाकी सारा का सारा जो मेथड है, प्रोसेस है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो सभी बच्चे नोट कर ले कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में मेन डिफरेंस इस चीज का होगा। सभी बच्चे नोट कर लो उससे। और जैसे हमने कहा था कि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए यूज किया जा, सेम थिंग इसके साथ है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो होंगे उन्हीं के लिए, उन्हें क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। खुद तो इनका रिडक्शन होता है, लेकिन ये एल्डिहाइड्स को क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जो आपने 11th में स्टडी करी होगी, कोई भी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें किसका रिडक्शन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका है, एल्डिहाइड का। ठीक है, इसी वजह से एल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहे हैं आपको। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, देखो इससे पहली वीडियो थी, हमने कहा था कि जो टोलन रिएजेंट है, टोलन, और दूसरा क्या था, फेलिंग सॉल्यूशन। ये वीक क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वीक। ठीक है बच्चों, ये काफी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसमें जो ऑक्सीडाइज करता है वो क्या है, सिल्वर आयन, और इसमें क्या है, कॉपर आयन। ठीक, ये क्या होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो एल्डिहाइड्स हैं वो तो इनसे ऑक्सीडाइज हो रहे थे इजीली। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन हमने कल भी पहले वीडियो में भी आपको बताया। एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या है इसमें, कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके साथ इसमें एक हाइड्रोजन भी अटैच रहती है। देखो है या नहीं है, हाइड्रोजन अटैच है। तो इसे जब भी हम इसे ऑक्सीडेशन करते हैं, इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ये वाली ऑक्सीजन जो है बॉन्ड ब्रेक किए बिना इनके और इसके बीच आ जाए। उसका रीजन क्या है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आवे तो इस पर पॉजिटिव आवे, तो इजीली क्या है, इसके साथ एडजस्ट हो जाए ऑक्सीजन इनके बीच में, तो ये क्या बन जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म कर दे। लेकिन जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स में आप देखोगे ये दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन है वो काफी डिफिकल्ट होता है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कैरी भी करती है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करे, तो दोनों तरफ इस पर क्या है, एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा कोई भी एटम इसके साथ इजीली अटैच नहीं होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। इसमें हाइड्रोजन इस तरीके से कीटोन में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती जैसे एल्डिहाइड्स में होती है। तो जो ये हाइड्रोजन है, इसकी अब्सेंस की वजह से ये जो वीक आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहे हैं वो इसे ऑक्सीडाइज नहीं करने के। और एग्जाम में या फिर प्रैक्टिकल में ये चीज पूछ ली जा, टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन किस आइडेंटिफाई करने के काम है। तो आप देख रहे हैं इनके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं है, तो सिर्फ कहीं के साथ रिएक्शन है, एल्डिहाइड्स। सिल्वर मिरर बनाया, फिर क्यूप्रस जो ऑक्साइड है, अगर उसका रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इससे पता चले कि आपको जो अननोन सॉल्यूशन दिया गया टेस्ट ट्यूब में, जो अननोन सॉल्यूशन दिया गया है, ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, एल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ही इनके साथ रिएक्ट करता है, उसमें हाइड्रोजन होने की वजह से वो इजिली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। लेकिन जो कीटोन है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि दोनों ही तरफ उसके क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये सिर्फ
काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसका ऑक्सीडेशन करना। और वो जैसे हमने कहा था कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड K2Cr2O7 या KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे स्ट्रॉन्ग, केवल इन्हीं की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकता है कीटोन। ठीक है, अब कीटोन है वीक तो उसे कर नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, उसे तोड़ना आसान है, या उसे तो तोड़ना भी नहीं है, उसके साथ अटैच होना, जस्ट जैसे हमने आपको बताया किस तरीके से अटैच होना, ये बार बार मैं आपको बता रहा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सके, यहाँ जाके बीच में एडजस्ट हो जा, जैसे ये ऑक्सीजन ही आई यहाँ, तो ये कहाँ होगी, इसके और इसके बीच में आके एडजस्ट हो जाएगी, तो देखो हो गया कि नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, नहीं बन गया, ये रहा, कुछ नहीं बॉन्ड ब्रेक हुआ इसमें। लेकिन आप यहाँ देखो इसमें तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, या तो ये तोड़ना पड़ेगा या ये तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होने के, क्लीवेज नहीं होने के, तब तक फॉर्म नहीं होने का या रिएक्शन नहीं होने की, ऑक्सीडाइज नहीं होने की कीटोन। तो ये जो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं इसके साथ इन्हें ब्रेक करना होगा सबसे पहले, अगर आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करना। तो यहाँ देखो इसके तो जितने कार्बन नंबर है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब कीटोन को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो उसके कार्बन नंबर वे सेम नहीं रहने के। आप देख लो, जब यहाँ पे कार्बन मौजूद है, सपोज करो यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो जब ये ब्रेक होगा तो इसमें तो कार्बन, अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो एक कार्बन कम हो गया, अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो 3 कार्बन कम हो गए। ठीक, तो इसमें जो कार्बन्स के नंबर हैं वो मिनिमम कम से कम होंगे, यानी लेस हो जाएंगे। इसमें जो कीटोन्स हैं अगर हम उसे ऑक्सीडाइज करें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा कीटोन्स का, उसमें क्या होंगे बच्चों, कार्बन के नंबर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। उसका रीजन हमने बताया, ऑक्सीडेशन होने के लिए इसका क्या है, ब्रेक होना, इन बॉन्ड का ब्रेक होना क्या है, जरूरी है। तो इसी के लिए पोपेप ने क्या दिया, अपना एक रूल दिया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहें क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आपसे पूछ ली जा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, आपने पेंटेनोन ले ली, ठीक है बच्चों, पेंटेनोन 2 है, तो ये कह रही है कि इसमें 2 कंडीशन हो सकती है बॉन्ड ब्रेक होने की, एक तो ये होगी और दूसरी ये होगी। बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है कार्बन के बीच में, जो कीटो ग्रुप है उसके दोनों तरफ या तो इधर से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या इधर से बॉन्ड ब्रेक हो सके। अगर आप इसे बी लो, इसे ए लो, क्लीवेज तो होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कह रहा कि जो कीटो ग्रुप होगा वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, तो जो कीटो ग्रुप है उसके साथ जाएगा। यानी अगर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कह रहा कि इधर से होगा, पोपेप क्या कह रहा कि इधर से होगा बॉन्ड ब्रेक, यहां से नहीं होने का। अगर अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है जो कीटोन है, आप ये देखो इसके एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ एक ही है, तो अनसिमेट्रिकल यानी बराबर की स्थिति तो नहीं है इसमें। अगर बराबर की नहीं है तो ये क्या कहलाऊगा, अनसिमेट्रिकल कहलाऊगा। तो ये कह रहे कि इसमें क्या है, जो कीटो ग्रुप है वो ब्रेक होके इस CH3 यानी मिथाइल ग्रुप के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा बच्चों, मिथाइल ग्रुप के। तो किस तरह की कंडीशन बनेगी मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें, CH3 COOH, ठीक है, प्लस
CH3 CH2 COOH। तो ये फॉर्म होगा अगर क्लीवेज होता है A, ठीक है, अगर क्लीवेज होता है, ब्रेक होता है ये, और ये ही मेजर प्रोडक्ट होगा। प्रोपेनोइक एसिड बन गया और एथेनोइक एसिड बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये पोपेप रूल क्या कहते हैं कि जो ब्रेक होंगे, हमने कहा ब्रेक होना जरूरी है इसमें, और वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर सकता चेन का, ठीक है, या तो ये ब्रेक होगा इसमें या फिर ये ब्रेक होगा, कोई सा ना कोई सा तो एक ब्रेक होना जब ये क्या हो सके, ऑक्सीडाइज हो सके। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाए, इसमें काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसे ऑक्सीडाइज करना, ठीक है बच्चों। तो अगर क्लीवेज ए होगा, पोपेप के अनुसार क्या होगा, क्लीवेज ए, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ये कह रहा कि जो कीटो ग्रुप है वो उसके साथ जाएगा जिसमें क्या होंगे बच्चों, मिनिमम कार्बन एटम होंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन ये है, अगर बी क्लीवेज हो तो क्या होगा इसमें, इसमें बनेगा जी फिर आपका CH3 CH2 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, प्लस फॉर्मिक एसिड, जो कि फिर ऑक्सीडाइज हो जा, ठीक है, और क्या बना हुआ है CO2 प्लस H2। तो एक तो बात हमने बताई कि कार्बन नंबर सेम नहीं रहते। देखो कार्बन 5 थे तो यहाँ कार्बन कितने बचे, 2, और इधर 3 बच गए। उसका रीजन ब्रेक होता है तो कार्बन तो लेस होंगे, और एक स्ट्रॉन्ग काफ़ी एनर्जी चाहिएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए कार्बन के और कार्बन के बीच की। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पोपेप ने क्या कहा कि जो कीटो ग्रुप है उससे अटैच होगा जिसमें मिनिमम कार्बन एटम होंगे, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल जिसमें कार्बन के नंबर सेम नहीं होते कीटो ग्रुप के दोनों तरफ, ठीक है, उसके लिए है। सभी बच्चों को दिख रहा होगा प्रॉपर। तो हमने आपको 2 पोजीशन बताई कि किस तरीके से आप इसे ऑक्सीडाइज कीटोन को कर सकते हो, और काफ़ी डिफिकल्ट क्यों होता है ये तो अनसिमेट्रिकल के लिए पोपेप रूल था। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिमेट्रिकल, ठीक है बच्चों, अगर सिमेट्रिकल कीटोन्स है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। पेंटेनोन 3, ठीक है, आप देख लो जो कीटो ग्रुप है उसके इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो ये इधर इसके साथ भी बात वही रहेगी सेम, ठीक है। तो इसमें अनसिमेट्रिकल वाली तो कोई बात नहीं है, सेम ग्रुप है। तो जब भी हम इस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 के प्रेजेंस में, जो कि कंसंट्रेटेड है, तो CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH COOH, तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया और एथेनोइक एसिड बन गया। तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं आने की, जिसमें दोनों तरफ बराबर हो, आप कोई सा भी बना सको, ठीक है। अगर इसमें जाएगा तब भी प्रोपेनोइक और एथेनोइक एसिड, ये 2 कंपाउंड ही फॉर्म होंगे। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल कीटोन है उसके लिए पोपेप रूल है। उन्होंने कहा कि अगर अनसिमेट्रिकल, ये क्या होती है, अगर इस तरीके से हो जा, ये अनसिमेट्रिकल अगर हम इसे कर दें, अनसिमेट्रिकल कर दें, तो इसमें पोपेप रूल लगेगा बच्चों, ठीक है। फिर जो ये कीटो ग्रुप है इसके साथ जाएगा, अटैच होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो होंगे CH3 COOH प्लस CH3 COOH, इस तरीके से,
ठीक है, एथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड। इसका रीजन क्या हो यार, ये इसके साथ जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनता, लेकिन क्यों इसके साथ नहीं गया? क्योंकि पोपिप ने कहा था कि जो स्मॉलर ग्रुप होगा, स्मॉलर कौन सा है? CH3 है। तो ये सारी बातें आप याद रखियो बच्चों। हमने आपको बताया कि जो कीटोन्स हैं वो उनका जो ऑक्सीडेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट क्यों होता है। उसका रीज़न मैं बार बार आपको बता रहा कि उसका जो मेन रीज़न है उसमें ये होता है उसकी स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ कार्बन ब्रेक करना ही पड़ेगा और इसमें ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन के नंबर क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। और ये कभी भी वीक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो नहीं करता। आप भी पता, अगर वीक को आपको कह दो कुछ बहुत हल्का फुल्का है, जिस एक तो 40 किलो का आदमी है और एक 80 किलो का आदमी है, तो उनमें से ज़्यादा वजन कौन उठा सकता है? 40 किलो या 35 किलो का आदमी नहीं, वो तो बेचारा पहले ही कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या करेगा। लेकिन जो स्ट्रोंग है, वर्जिश वगैरह करता है, आप उस पर ज़्यादा भार रख सकते हो, वो ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हालांकि इतना इजीली इसके लिए भी नहीं होता ब्रेक करना कार्बन कार्बन को, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, जो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। और उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दे ताकि जो भी नई वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे।